अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी ताइवान इशू की। आप लोगों को कुछ दिनों पहले न्यूज़ में नज़र आ रहा होगा कि नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्पीकर ऑफ कांग्रेस हैं। उन्होंने ताइवान का विज़िट किया और चाइना ने इसके ऊपर धमकी दी थी कि इफ़ यू आर प्लेइंग विद फायर। तो इसका मतलब ये है कि आजकल ताइवान के ऊपर कोई इंटरनेशनल एरिना में एक बहस छिड़ी हुई है कि ताइवान जो है वो एक राइजिंग टेंशन एरिया है बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज देखते हैं कि ये चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान में ये टेंशन क्यों छिड़ी हुई है और ताइवान बेसिकली क्या चीज़ है। ताइवान का आइलैंड चाइना का पार्ट कैसे है, चाइना कैसे क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट रह चुका है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यहाँ पे क्या इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि इस ताइवान के एरिया के साथ साथ जापान को भी काफ़ी कंसर्न्स हो रहे हैं चाइना के साथ। तो अगर हम देखें तो ये एक ऐसा इशू है जिसके हवाले से कुछ राइटर्स ये भी लिख रहे हैं कि शायद दुनिया के अंदर अगली जो वर्ल्ड वॉर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट ताइवान हो सकता है। और आपको पता है कि अगली वर्ल्ड वॉर का मतलब है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि चाइना भी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इस परसूट को मैं बेसिकली कोशिश करूँगा कि 3 हिस्सों में कवर करूँ और आपको ये बताऊँगा कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है। तो अगर आप चाहें कि आप ये पता करना चाहें कि ताइवान बेसिकली क्या चीज़ है, तो और ताइवान का इशू कहाँ से स्टार्ट हुआ, ताइवान की हिस्ट्री क्या है, चाइना का इस पर क्या क्लेम है और ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतने क्लोज़ रिलेशनशिप क्यों हैं, और आज ताइवान क्या चाहता है और चाइना उसको क्या प्रपोज़ कर रहा है। तो उसके लिए आपको मेरे वीडियो के 3 हिस्से देखने पड़ेंगे, जिसके अंदर मैंने करंट इश्यूज़, हिस्ट्री और ताइवान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना, इन तीनों को कम्प्लीटली कवर किया है। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं जी सबसे पहले हिस्से की, और वो है आज हम डिस्कस करेंगे ताइवान और ताइवान की हिस्ट्री। सो इसके हवाले से बात करते हैं जी। तो आइलैंड ऑफ ताइवान जो है बेसिकली वो 23 मिलियन लोगों से मिलकर बना है। यहाँ पे 23 मिलियन के करीब लोग रहते हैं, यानी कि एक छोटा सा आइलैंड है। और पास्ट में इसको बेसिकली कहा जाता था कि ये रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है, जो कि 168 आइलैंड से मिलकर बना है। इन सब के टोटल एरिया को कंबाइन किया जाए तो 36,193 स्क्वायर किलोमीटर का ये टोटल एरिया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ताइवान का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उस आइलैंड का नाम है जी फॉर्मोसा आइलैंड, और ये तकरीबन 35,808 स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है। तो अगर मैं आपसे ये कहने की कोशिश करूँ कि ये टोटल का टोटल एरिया जो ताइवान का है ज़्यादातर वो फॉर्मोसा आइलैंड से मिलकर बना है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ताइवान आप देख सकते हैं कि ईस्ट चाइना सी के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ईस्ट चाइना सी के अंदर ही आपको यहाँ पे लिखा हुआ जापान भी नज़र आ रहा होगा। तो ताइवान और हांगकांग, बेसिकली ताइवान, हांगकांग और जापान, ये वो रीजन्स हैं जो चाइना के ईस्ट में, जिसको ईस्ट चाइना सी भी कहते हैं, वहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। और ताइवान का जो कैपिटल है ताइपे, वो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मोसा आइलैंड के ऊपर नॉर्थ वाली साइड के ऊपर मौजूद है। अब देखते हैं जी ताइवान बेसिकली क्या है, ताइवान की ये टेरिटरी कैसे स्टार्ट हुई और यहाँ पे कैसे लोगों ने रहना शुरू किया और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो बात करते हैं जी सबसे पहले कि ताइवान को इस्टेब्लिश किसने किया। तो ताइवान को अगर देखा जाए तो इस्टेब्लिश किया जी डच और स्पेनिश सेटलर्स ने, जो यहाँ पे चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए 17वीं सेंचुरी के अंदर आए थे। और तब से उन्होंने ताइवान के ऊपर बेसिकली रहना शुरू किया, लेकिन ताइवान के ऊपर फोर्सेस भेज के किन डायनेस्टी ने इसका ताइवान का कंट्रोल संभाल लिया अपने पास। और तब से ताइवान का जो एरिया है वो चाइना के इम्पीरियल रूल के अंडर आ गया, और ताइवान का वेस्टर्न नॉर्दर्न कोस्टल एरिया जो था उनको बेसिकली बाय फोर्स किन डायनेस्टी ने इसकी सिग्निफिकेंस की वजह से अपना पार्ट बना लिया था। यहाँ से बात आगे चलती है तो 1895, 1894, 1895 के अंदर जापान और चाइना के दरमियान में एक वॉर हुई, जिसको फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर भी कहते हैं। इस वॉर के अंदर किन डायनेस्टी के तरफ से बेसिकली चाइना को जापान ने बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, और इसके अंदर एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी कहते हैं इस ट्रीटी को। और इस ट्रीटी के मुताबिक अप्रैल 17, 1895 को ताइवान का जो आइलैंड था वो बेसिकली चाइना की किन डायनेस्टी ने हवाले कर दिया जापान के। तब से लेके ताइवान का जो एरिया है, ताइवान का जो आइलैंड था, जिसके अंदर आपने अभी देखा कि 168 आइलैंड्स के मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स भी शामिल हैं, 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया ये जापान के कंट्रोल में चला गया। और तब से 1945 तक जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 तक इस यहाँ पे रूल किया।
और तब इसके इस दौरान बेसिकली चाइना के अंदर बहुत सी चेंजेस भी आई। अब बात करते हैं जी चाइना के अंदर आने वाली चेंजेस की और कैसे ताइवान के अंदर आज के जो रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो लेगेसी है वो जनरेट हुई। तो अगर उसके हवाले से पार्ट 2 के ऊपर बात करें तो वो है जी चाइनीज़ रेवोल्यूशन। चाइना के अंदर 1912 के अंदर, जबकि ताइवान बेसिकली अभी जापान का ही पार्ट था, तो 1 जनवरी 1912 के अंदर जिनहाई रेवोल्यूशन आया, जिसके अंदर बेसिकली चाइना के अंदर मौजूद इम्पीरियल डायनेस्टी का रूल, यानी कि चिन डायनेस्टी का रूल या किंग डायनेस्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, इसका रूल ख़त्म हो गया। और ख़त्म होने के बाद यहाँ पे सन यात सेन नामी एक रूलर इस्टेब्लिश हुआ, जिसने एक रिपब्लिकन बेस्ड चाइना की बुनियाद रखी। इस स्ट्रगल के दौरान बेसिकली सन यात सेन के अंडर दो रूलर्स जो थे या दो लीडर्स जो थे वो खुल के सामने आए, और उन दो लीडर्स के दरमियान में आगे चल के चाइना के दरमियान में एक रेवोल्यूशनरी सिविल वॉर भी चली। लेकिन सन यात सेन के बाद चाइना का जो मेन कंट्रोल था या मेन लैंड चाइना का जो कंट्रोल था वो आया चियांग काई शेक के पास। और जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को शिकस्त हो गई और जापान ने पोस्ट डैम डिक्लेरेशन के मुताबिक सरेंडर कर दिया, तो कायरो डिक्लेरेशन और पोस्ट डैम डिक्लेरेशन के अंदर चियांग काई शेक ने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट से, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो कि विंस्टन चर्चिल, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, कि जापान का जो पार्ट नहीं रहा पीछे पिछली हिस्ट्री के अंदर वो है ताइवान, तो ताइवान को दोबारा से बहाल किया जाए और फॉर्मोसा आइलैंड और इससे मुल्हिका पेस्काडोर्स आइलैंड जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ चाइना के दोबारा से वो हवाले किए जाएं, क्योंकि जापान ने उनको इलीगली अपना पार्ट बनाया हुआ था ट्रीटी ऑफ शिमोनोस्की के मुताबिक। सो फाइनली पोस्ट डैम डिक्लेरेशन के मुताबिक ये एरिया रिपब्लिक ऑफ चाइना का दोबारा से पार्ट बन गया। और 1945 वो टाइम था जब दोबारा से ताइवान जो था वो चाइना के पास वापस चला आया, और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपना कंट्रोल संभाल लिया। अब रिपब्लिक ऑफ चाइना बेसिकली एक सिविल वॉर का शिकार हो गई 1945 में, और वो जो वॉर स्टार्ट हुई वो हुई बेसिकली माओ जेडोंग, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे और जिनको यूएसएसआर की सपोर्ट थी, और दूसरे चियांग काई शेक के दरमियान। इस सिविल वॉर का नतीजा ये निकला कि माओ के लॉन्ग मार्च और बहुत ज़्यादा फाइटिंग के बाद, इंटरनल फाइटिंग के बाद, फाइनली इस वॉर के अंदर चियांग काई शेक को शिकस्त हुई। और इस चियांग काई शेक की शिकस्त के बाद माओ ने बेसिकली मेनलैंड चाइना के मेजॉरिटी ऑफ एरिया पे कब्ज़ा कर लिया। ऑल्दो इनके दरमियान में फ़ाइट जारी थी, लेकिन चियांग काई शेक को मजबूरन भाग के रिपब्लिक ऑफ चाइना को मूव करना पड़ा। कहाँ पे? ताइवान में, एज अ प्लेस ऑफ गेटिंग रेफ्यूज अगेंस्ट कम्युनिस्ट फोर्सेस। तो भाग के जब ताइवान के आइलैंड में जाके सेटल होना पड़ा चियांग काई शेक को, तो वो वहाँ पे अपने साथ अपने 1.2 मिलियन फॉलोअर्स को भी लेके गए। इस तरीके से ताइवान के ऊपर मेनलैंड चाइना जो था उसके ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल हो गया, और ताइवान के ऊपर रिपब्लिक ऑफ चाइना का कंट्रोल हो गया। यहाँ तक बात शायद ख़त्म हो जाती, लेकिन अक्टूबर 25 को बैटल ऑफ कोनिंगतो हुई, और इस बैटल के अंदर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को पहली दफ़ा रिपब्लिक ऑफ चाइना से शिकस्त हुई, और इस शिकस्त के नतीजे में ताइवान जो था वो रिपब्लिक ऑफ चाइना से छीन के मेनलैंड चाइना में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको माओ लीड कर रहे थे, वो अपने पास शामिल ना कर सके। सो फाइनली हुआ ये कि ताइवान जो था वो कुओमिंतांग, जो कि चियांग काई शेक की पार्टी थी, कुओमिंतांग की पार्टी ने बेसिकली अपनी जो नई रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी वो रखी ताइवान पे। और इसके बाद इंटरनेशनली, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा था, इसलिए ताइवान की रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम रख दिया गया, या नया नाम रख दिया गया, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और मेनलैंड चाइना को कंसिडर नहीं किया जाता था एज अ स्टेट बाय द इंटरनेशनल एक्टर्स। रिज़ल्ट ये निकला कि 1949 से लेके 1971 तक जो मेनलैंड चाइना रिप्रेजेंटेशन लेता था यूनाइटेड नेशंस में फॉर द सेक ऑफ वीटो पावर, वो यही ताइवान था। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ताइवान के अंदर चियांग काई शेक ने ऑलमोस्ट 1987 तक अपना रूल बहाल करने के लिए और दोबारा से चाइना पे कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा के रखा, और कोशिश की कि किसी तरीके से वो दोबारा मेनलैंड चाइना के ऊपर भी कब्ज़ा कर सकें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। और रिजल्टेंटली 1971 से कुछ अर्सा पहले 1968 के अंदर उनको जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बैक और सपोर्ट थी वो कुछ हद तक कम हो गई।
उसकी वजह क्या थी? 1968 के अंदर चाइना ने कुछ नए मैप्स इशू किए और एक बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर चाइना, जो कि सीसीपी के अंडर था, मेनलैंड चाइना, और रशिया, जो कि उस वक्त यूएसएसआर कहलाता था, यूएसएसआर और चाइना के दरमियान में एक फुल ऑन वॉर हुई। और इस वॉर के नतीजे में चाइना, यानी कि कम्युनिस्ट चाइनीज़ पार्टी के अंडर मेनलैंड चाइना जो था, वो उसकी अलाइंस जो थी वो यूएसएसआर से टूट के पहली दफ़ा स्वे अवे हो गई। मतलब जब चाइना का इंटरनेशनल एरिना में यूएसएसआर एक खुला अलाय नहीं रहा था। ये कोल्ड वॉर का टाइम था और इस कोल्ड वॉर के अंदर बेसिकली यूएसएसआर के दरमियान में और यूएसए के दरमियान में एक खुले वॉर चल रही थी, जो कि प्रॉक्सीज़ के शक्ल में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर सामने आती थी। जैसे कोरियन वॉर की शक्ल में सामने आती थी, इसी तरीके से वियतनाम वॉर की शक्ल में सामने आती थी और मुख्तलिफ़ वॉर्स की शक्ल में ये सामने आ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेनलैंड चाइना के साथ पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहाल करने की एफ़र्ट की, और ये वही एफ़र्ट थी जिसमें पाकिस्तान ने क्रूशल रोल प्ले किया। इसका स्टार्ट अगर हम देखते हैं तो वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी से हुआ था। इस पिंग पोंग डिप्लोमेसी के अंदर कुछ टेबल टेनिस के प्लेयर्स जो थे उनको मेनलैंड चाइना पे इनवाइट करके पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से होस्टिंग की गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जो था वो चाइना की तरफ, मेनलैंड चाइना की तरफ गया था। जबकि रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि बेसिकली ताइवान के एरिया को कंट्रोल करती थी, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट किसी हद तक शिफ्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जब रिलेशनशिप डेवलप किए तो वो कैसे डेवलप किए ताइवान के साथ और चाइना के साथ। रिज़ल्ट ये निकला 1971 में कि ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्टेटस लेके ये स्टेटस बेसिकली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी को दे दिया गया। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अलाइज, जो वीटो पावर का जो स्टेटस था वो अब ताइवान के पास नहीं रहा, वो बेसिकली किसके पास आ गया? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास ये रिलेशनशिप आने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली दफ़ा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि मेनलैंड चाइना, जो कि सीसीपी के अंडर था, जो कि कुओमिंतांग के अंडर नहीं था, यहाँ इसके साथ अपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया। यहाँ तक हमारा पार्ट था जी ताइवान के हवाले से कि ताइवान की हिस्ट्री और ताइवान बेसिकली कैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट था और कैसे वो अवे हुआ।